नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस और कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है और कांग्रेस की फिलहाल स्थिति क्या है। इसके साथ ही साथ आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, वो मथुरा जा रही हैं, आखिर इस दौरे के क्या मायने हैं। साथ ही साथ आज आपको हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, उसमें क्या समीकरण बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं राहुल महाजन, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ हैं संगीत रागी, वरिष्ठ पत्रकार, और समीर चौकर, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी जो एक बड़ा मिशन लेकर चल रही है, 51% वोट बैंक की बात कर रही है, 51% वोट शेयर की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जिसके लिए मैराथन बैठक भी की गई, रणनीति सेट की गई, सांसदों को बुलाया गया, जीत का मंत्र दिया गया। आखिर ये कैसे संभव है? बीजेपी अगर इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है तो इसके पीछे के मायने क्या है? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारी क्या नजर आती है? किस पार्टी से क्या चूक हो रही है? कौन सी पार्टी कितनी बेहतर है? इस पर हम आगे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी ने आखिर कैसे ये मिशन सेट किया है और कांग्रेस से क्या चूक हो रही है। इसके साथ ही साथ क्या एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट आने वाले वक्त में उसे कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। बीजेपी अगर रिस्क ले रही है तो इस रिस्क के पीछे के मायने क्या हैं? अगर एकाएक नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने में तरजीह दी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ये भी आगे हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि बीजेपी फिलहाल किस स्थिति में है। लेकिन इस बीच जानकारी आपको ये दे दें कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में लग चुकी है, जीत का मंत्र दिया जा चुका है, सांसदों को बता दिया गया है कि इस बार का मिशन बहुत बड़ा है, रिकॉर्ड सीटें हासिल करनी है। और वो रिकॉर्ड सीटें कैसे हासिल होंगी, ये मंत्र खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपने सांसदों को दिया गया। टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है। जमीन पर कार्यकर्ता इस टारगेट को पूरा करने के लिए लग चुके हैं और उस टारगेट को जमीन पर लाने के लिए हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग भूमिका होगी, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री की अलग अलग भूमिका होगी। लेकिन फिलहाल आपको वोट शेयर के जरिए समझा देते हैं अप डाउन का क्या फर्क रहा है, किस टाइम पर बीजेपी का राइज हुआ, कैसे धीरे धीरे करके कांग्रेस पीछे खिसकती चली गई। साल 2009 की बात करेंगे तो 18.8% था वोट शेयर, जबकि कांग्रेस का 28.55% था। 2014 में ये वोट शेयर 18% से बढ़ाकर 31.34% भारतीय जनता पार्टी ने किया, जबकि कांग्रेस यहां 19.52% पर आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट शेयर को 37.76% कर लिया, इजाफा कर लिया, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 19.70% रह गया। 2024 के लिए बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 51% हमें वोट हासिल करना है, 51% हमें वोट शेयर हासिल करना है। अब कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, कांग्रेस का वोट शेयर क्या रहेगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कैसे सियासी तस्वीर पलटी ये भी आप जान लीजिए। 1984 में बीजेपी महज 2 सीट पाने वाली पार्टी थी, कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला था, 404 सीटें कांग्रेस ने पाई थी। 2019 में बीजेपी ने इन सीटों को बढ़ाकर, यानी 2 सीट वाली पार्टी बढ़कर 303 सीट वाली पार्टी हो गई और कांग्रेस 52 सीट सिर्फ लेकर आने में कामयाब रही। 2024 की अगर बात करेंगे तो बीजेपी ने 400 प्लस सीटों का टारगेट रखा है और ऐसे में अब कांग्रेस कितनी सीटें हासिल कर पाएगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने 400 प्लस सीटें लाने के लिए अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से संवाद किया जा रहा है और उन्हें यह समझाया जा रहा है कि 24 में रिकॉर्ड जीत हासिल करनी है। अब बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, जब कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे तो वह सदन में खड़े होकर के कहे कि आज तुम लोग हम पर हंस रहे हो, एक दिन देश तुम पर हंसेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी। और पूज्य अटल जी के आशीर्वाद से वह दिन आज आया है। देश में भी, प्रदेश में भी अटल जी की कर्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश में, और जो सेवा भूमि पूरा भारतवर्ष था, आज भाजपा ही भाजपा है। तो आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, जो ये कह रहे हैं कि हम में आत्मविश्वास था, मेहनत की और अब हर जगह सिर्फ भाजपा ही भाजपा नजर आती है। राहुल जी, जो इतना बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ, 2 सीटें लाने वाली पार्टी आज 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है,
इस बदलाव के पीछे बड़ी वजह क्या है, कैसे राइज हुआ भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता कि जो 1984 में हुआ वो कोई भारतीय जनता पार्टी की मतलब उससे भारतीय जनता पार्टी को आंकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुरंत जो 1989 के इलेक्शंस हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ एकदम तेजी से बढ़ा था। अब हम बात करते हैं 1984 में जो कांग्रेस का जो सीटें जीती थी, उन्होंने लगभग 404 सीटें जीती थी। बाद में 10 सीटें एक साल बाद फिर चुनाव हुए, कुछ जगह पे रह गए थे, पंजाब और बाकी जगह, तो वहां पर जब चुनाव हुए 10 सीटें और यानी 414 सीटें। ये अब तक का रिकॉर्ड है। इतना ना तो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ, ना इंदिरा गांधी के समय में हुआ। ये तब हुआ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन चुनावों में ये जो है परिणाम आया। उस वक्त इंदिरा गांधी जो है उनकी हत्या की गई थी और वो सेंटिमेंट जो था उसके कारण कांग्रेस को इतनी भारी जीत हुई थी। अब 1984 के बाद से अगर आप देखें तो कांग्रेस का ग्राफ 30 दशक में लगातार गिरता गया है और गिरते हुए अब जो हालत कांग्रेस की है लोकसभा में हम सब जानते हैं। और बीजेपी का ग्राफ उसके हिसाब से लगातार बढ़ता रहा है और बीजेपी ने अब जो है 303 सीटें जो पिछले चुनावों में जीती हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसको देश जो है वो देखना चाहता है सत्ता में। और ये लगता है, हमें ये मानते हैं और ये बहुत सारे लोगों का विश्वास भी है कि जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। अब ये सवाल कि 400 सीटें वो से ज़्यादा सीटें वो जीतेगी कि नहीं, ये मैं अपने आप से भी पूछता हूँ। और मुझे इस सवाल में जब मैं इसके गणित में जाता हूँ और सीटों के गणित में जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो बीजेपी जो है वो उसकी राह 400 सीटों की कोई आसान है। देखिए, कांग्रेस जब उतनी सीटें जीती थी तो उसका दक्षिण में भी प्रभाव बहुत ज़्यादा था, उत्तर भारत में सेंटिमेंट था, तो सारा जो सेंटिमेंट मिलके जो हुआ था उसके कारण जो है इतनी सीटें आई थी। लेकिन बीजेपी जो है दक्षिण में उतनी जो है स्ट्रांग पार्टी सीटों के हिसाब से नहीं है। अगर कर्नाटक की हम बात कर लें तो कर्नाटक में क्या उसे चुनौती नहीं मिलेगी। हम बात कर लें महाराष्ट्र जैसे उसकी, जहाँ पर हमने देखा किस तरह की जो पार्टियां उनका घमासान है, टूट रही पार्टियां हैं। हम बिहार की बात कर लें, हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें। इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की ये राह आसान है। दूसरा, अगर मैं पूरे उत्तर भारत की भी बात करूं, अगर कश्मीर से लेके बिहार और पूरे उत्तर भारत की बात करूं तो भी लगभग 245 सीटों के या 43 सीटों के आसपास है, जो कि अगर पूरा ये एरिया जो है, पूरे यहाँ की सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो उतनी सीटें जो है बीजेपी के हाथ में आएंगी। लेकिन उसमें डाउट तब पैदा होता है जब हम सारी गणित देखते हैं, सारी जगह देखते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं 29 में 28 सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें हैं, हम बात करते हैं हरियाणा में पूरी सीटें जीती हुई हैं, वो दिल्ली में पूरी सीटें जीती हुई। ऐसे में लगातार आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर पीक पे पार्टी है, क्या उससे ज्यादा पार्टी क्या बढ़ाएगी। अब उत्तर प्रदेश में अगर वो 60 कुछ सीटों पे है तो क्या 10 सीटें और बढ़ा लेगी। तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो इसमें दिखाई देते हैं, उसके कारण मुझे नहीं लगता। ये जरूर लगता है कि बीजेपी अगला चुनाव जो लोकसभा का है वो बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होगा, लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो उनको जिताएंगे। लेकिन क्या 400 सीटें होंगी? मुझे नहीं लगता कि 400 सीटें बीजेपी पहुंचेगी। एक तरफ संगीत रागी जी हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कितनी रिकॉर्ड सीटें ला सकती है 2024 में, दूसरी तरफ वो सबसे पुरानी पार्टी जिसका एक लंबा इतिहास रहा है वो कहां है इस रेस में, ये भी समझ में नहीं आता है। क्या चूक कांग्रेस की तरफ से हो रही है जिसकी वजह से लगातार चुनाव दर चुनाव डाउनफॉल कांग्रेस में हो रहा है? देखिए, बड़ा कठिन सवाल आपने हमसे पूछ दिया, और कठिन इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो आज इस स्थिति में नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए जीतने के लिए उसके पास 4 चीज़ें बहुत आवश्यक है। एक अच्छा नेता जो कम से कम पैन इंडियन उसकी छवि हो या उसको लोग स्वीकार्यता हो। दूसरा, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल जो नया विमर्श खड़ा कर सके, जो लोगों में एक प्रकार का ये दिलचस्पी कायम कर सके कि नहीं, नरेंद्र मोदी से ये हमारे लिए बेहतर विकल्प है। तीसरी बात जो है वो संगठन का होना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े नेता थे, जिसमें जब स्थापना हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई कम पॉपुलर नहीं थे, और एक समय अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना किसी के साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती थी। और चौथी बात है आपके काडर कितना मोटिवेटेड हैं। तो ये चारों चीज़ मिला करके एक तो नया विमर्श
कांग्रेस पार्टी दे सकने में असमर्थ है। कांग्रेस कोई भी ऐसा नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाई है पिछले 10 साल से जिससे उसे लगे कि वो पार्टी जो है वह भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसका नेतृत्व किया जा रहा है उससे कोई बेहतर विकल्प दे सकती है। चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे आर्थिक संयोजन का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय का मामला हो, चाहे देश की गरिमा की रक्षा करने का मामला हो, चाहे देश के जो हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की बात करें। नरेंद्र मोदी ने पीछे के पूर्ववर्ती जितने प्रधानमंत्री हैं उनसे वो कहीं मीलों आगे निकलते हैं। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं बहुत इसको संजीदगी से कहता हूँ कि पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सब से वो आगे हैं। रही बात, अब कांग्रेस को चाहिए था कि अपने कम से कम संगठन को टोन अप करें। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हुई हैं वो सब कांग्रेस की कीमत पर जाई हैं। किसी से ये अंदाज़ा लगाना कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 52 सीटों पर जाकर के सिमट जाएगी। ये बहुत दुर्दशा वाली स्थिति है। एक समय ऐसा था जब भारतीय जनसंघ जब शुरू में बना था तब जाकर के इतनी सीटें वो उत्तर प्रदेश और जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं उन क्षेत्रों से उसके पास इतनी सीटें आया करती थी। आज हालत हो गई है कि कांग्रेस का जो मध्य भारत है और उत्तरी भारत है वो 3 क्षेत्र जहाँ पर कि 4 जगह जहाँ पर वो सीधे बीजेपी के साथ टकराती है, आज बीजेपी पूरी तरीके से उसे परास्त कर रही है। दक्षिण भारत में हम चले जाते हैं तो दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों के सहारे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। क्या यदि इंडिया गठबंधन यदि खड़ा होता है तो क्या 200 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ पाएगी? मुझे इसमें संदेह है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए जो आपने अपना दिखाया कि भाई उसके लिए कोई टारगेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी टारगेट सेट कर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास टारगेट नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस के जो सांगठनिक ढांचा है वो पूरे देश में चरमरा गया है। जहाँ पर उसके छत्रप थे वहाँ पर उनके लिए थोड़ा बहुत वो बची हुई संभावनाएं हैं, लेकिन एक एक करके इन्होंने ख़त्म कर दिया। पंजाब को ख़त्म कर दिया। पंजाब में पूरी पार्टी जो है वो आपस में लड़ करके इतनी बिखर गई है कि वो आज के दिन में वो क्षमता ही नहीं रखती है। पंजाब से पिछली दफ़ा बहुत सीटें इनको आई थी। जब सीपीएम के साथ ये समझौता करने की बात कर रहे हैं तो उसके कारण मुझे नहीं लगता है कि केरला के अंदर इस बार उनको इतनी सीटें आने जा रही है जितना वो पिछली दफ़ा उनको आ पाई थी। तो मेरा अपना आकलन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीटों की संख्या और कम होगी। वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 2029 की तैयारी उनके लिए है दिमाग में। नहीं तो कहीं से भी राहुल गांधी यात्रा नहीं निकाल रहे होते। जबकि आपकी पार्टियों को टोन अप करने की है, आपके संगठन को टोन अप करने की है, आपको एक नया नैरेटिव देने की आवश्यकता है। वो ऐसी पदयात्रा में नहीं रहते। और टारगेट की बात आप संगीत जी कर रहे हैं, समीर जी, यही मेरा अगला प्रश्न है कि जब हम बीजेपी के बारे में सोचते हैं या बीजेपी के बारे में अगर आप किसी से भी पूछते हैं तो उसकी विचारधारा का एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। लेकिन अभी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आप किसी से भी सवाल पूछिए, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस किस लाइन पर आगे बढ़ती है, ये मैसेज ही जमीन पर क्लियर नहीं है। निश्चित रूप से आप देखिए ना, कांग्रेस अगर हम बीजेपी की तुलना करते हैं तो आप मुझे आज बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर एक भी ऐसा राज्य हो। 1885 में कांग्रेस बनी है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है और लंबे समय तक देश के अंदर जिस राजनीतिक दल ने शासन किया है वो आज बताने की स्थिति में नहीं है कि कोई भी ऐसा एक राज्य जहां वो ये कह सके या देश की जनता कह सके या राजनीतिक दल कह सके कि ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है। एक भी राज्य कांग्रेस का ऐसा बचा नहीं है। कांग्रेस से मानती थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे, सरकार बना लेंगे। आज वहां पर क्या स्थिति हुई है, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई है। कांग्रेस आज पूरे देश से खत्म होती जा रही है और ये कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 के बाद से लगातार दिखते जा रहा है। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके बाद 2019 का जब 5 साल बाद चुनाव हुआ तब भी यह तय था कि कांग्रेस कहीं नहीं है लड़ाई के अंदर। अब ये प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि अपनी सीटें कहां लेकर जा रहे हैं। 272 से वो 303 में चले गए और कांग्रेस जहां 2014 में थी उससे और कम हो गई 2019 के अंदर। आज 5 साल के बाद, मतलब अगर आप 2014 से तुलना करोगे तो 10 साल बाद कांग्रेस
आज और विघटन की स्थिति की ओर जा रही है। आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो 52 या 53 सीटें बचा सके। आज कांग्रेस अपने सहयोगी के ऊपर निर्भर है कि किसी तरीके से वह 50 से 52 सीटें ले सके, और सहयोगी ने स्पेस देने की तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देख के भी नहीं सीख पाई कि संगठन कैसा होता है। सोनिया गांधी के हाथ में लगातार कमान रही, मतलब गांधी परिवार से पार्टी छूटी नहीं। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सारे निर्णय राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हिसाब से होंगे। संगठन आपका प्रदेश स्तर में किसी भी नहीं है। अब अभी देखिए 3 दिन पहले इन्होंने अभी अपने महासचिव की सूची जारी करी है और कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बना दिए कांग्रेस ने। प्रियंका गांधी जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश देख रही थी, उन्हें उत्तर प्रदेश से विड्रॉ कर दिया, किसी राज्य का प्रभार दिया नहीं है। वहाँ एक अविनाश पांडे जो नागपुर से आते हैं, उन्हें वहाँ का प्रभार दे दिया। तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती है, जो इतना महत्वपूर्ण स्टेट है, जहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक सीट रायबरेली बची हुई है, उस राज्य में कांग्रेस की आप दुर्दशा देखिए कि चुनाव के 90 दिन पहले या 120 दिन पहले कांग्रेस वहां जिसे प्रभारी बनाया था प्रियंका गांधी, उसे विड्रॉ करती और नए व्यक्ति को दे देती वहां पर। आप पूरे देश में देखिए, राजस्थान के अंदर जहां सचिन पायलट इतने लोकप्रिय, उन्हें आप उठा के छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बना देते हैं। आप उन्हें वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए था राजस्थान के अंदर, जिससे लोकसभा के चुनाव में वहां पर कुछ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके, या उन्हें विपक्ष का नेता बना देते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, वही पुराने थके हुए चेहरे लेके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के अंदर और अमित शाह जी के संगठन कौशल के अंदर, मुझे लग रहा है सरकार और संगठन ने जो बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। सरकार लगातार 9 साल से जो प्रदर्शन कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास है, अमित शाह का संगठन है, और जो डिलीवरी है प्रधानमंत्री मोदी की कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो बात करते हैं, और सभी जाति के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मेरे लिए 4 ही जाति है, महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है, मैं इनके लिए काम करूंगा। इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये बताने में विफल रही कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को हराना है तो कांग्रेस के पास उसका अल्टरनेटिव विजन क्या है, वो क्या बेहतर देश को दे पाएगी जो प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को क्या नहीं दिया जो कांग्रेस देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस न प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी योजनाओं के खिलाफ कोई जमीनी स्तर पर कोई बात कर सकी, क्योंकि सारी योजना जनता के हित में थी, ना कोई करप्शन का आरोप लगा सकी। 9 साल में कोई कैबिनेट मंत्री करप्शन के आरोप के अंदर उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ये बताता है कि संगठन और सरकार जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रही है। जब तक कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं करेगी, जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं उभारेगी और एक सामूहिक नेतृत्व पार्टी के अंदर नहीं लेके आएगी, मुझे लग रहा है कांग्रेस अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकती। 2024 भी कांग्रेस के लिए 2019 जितना ही मुश्किल है, कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए पॉजिटिव मुझे नहीं लगता कि कोई समय बनने वाला है। कांग्रेस के पास अब यही चुनौती है कि वो किसी तरीके से 50 से 55 सीटें ले सके, जिससे वो कह सके कि हम वहीं पर है जहां 2019 में थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी कांग्रेस की सीटें कम होगी, क्योंकि दक्षिण के राज्य जहां कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी, केरल से 15 सीटें मिल गई थी, इस बार वहां सीटें कम होगी। पंजाब से 7 सीटें मिली थी, वहां भी कांग्रेस इस बार। जब हम संगठन का जिक्र करते हैं राहुल जी, जब हम कांग्रेस के संगठन का जिक्र कर रहे हैं, हम बीजेपी के संगठन का जिक्र कर रहे हैं, तो लंबे वक्त तक आजकल जो खासकर युवा पीढ़ी है वो याद करेगा तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हाथ में ही कांग्रेस की कमान है, यही समझ में आता है। अब जाकर मल्लिकार्जुन संभाल रहे हैं। वहीं बीजेपी से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो 9 अध्यक्ष अभी तक बदले जा चुके हैं 1998 तक। क्या यह भी एक बेसिक फर्क है? देखिए, बीजेपी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपनी नई पीढ़ी जो है या नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स जो है उनको बनाते हैं, और ये हमने हमेशा देखा है। अगर आप अटल अडवाणी जी के समय की भी बात देखें तो अडवाणी जी ने जिस तरह से पार्टी में नई लीडरशिप को ग्रूम किया था, जिसमें सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन और बहुत सारे, अरुण जेटली और बहुत सारे बाकी, नरेंद्र मोदी भी उसमें हैं, तो जिस तरह से ग्रूम किया था, तो वो हमारे सामने है कि वो नेक्स्ट लीडरशिप जो है उसको बनाती है, उसको सामने खड़ा करती है। अभी भी अगर आप जो 3 राज्यों के चुनाव देखें तो उसमें जिस तरह के लोगों को जो है कमान दी गई है मुख्यमंत्री पद की, तो आपको साफ दिखाई देगा कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स जो है उनको खड़ा किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। लेकिन कांग्रेस की जो धुरी है, उनको कांग्रेस में ये हमेशा से रहा है कि जो गांधी परिवार है उसके अलावा अगर कोई और भी कांग्रेस को चलाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट जाएगी। जबकि मैं ये मानता हूं कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो ऐसा नहीं हुआ था। नरसिम्हा राव के वक्त में टेंशन्स थी, बहुत कुछ था, लेकिन कांग्रेस जो है वो ठीक ढंग से चली थी, जबकि उनकी सरकार जो है वो मेजॉरिटी सरकार नहीं थी। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हमने पिछले कुछ समय में कांग्रेस में रिबेलियन तक की जो है स्थितियां देखी हैं, नेताओं ने बढ़ के आगे कहा कि गांधी परिवार से अलग होकर आगे एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ वहाँ पर ऐसे जो हैं लोग हैं या ऐसे नेता हैं जो कि ये नहीं मानते हैं कि गांधी परिवार के इत्र भी जो है वो कांग्रेस जो है चलाई जा सकती है। तो
बेसिक फर्क है। अब बात आती है कि इसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। उनका संगठन जिस तरह से कमजोर हुआ है, मैं एक और आंकड़ा आपको देता हूं, लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर जो है लोकसभा में होती है। अब इन 200 सीटों में से भी कांग्रेस जो है वो सीटें जीतने के बिल्कुल मतलब स्थिति में नहीं है कि वो उन सीटों पर बीजेपी को जो है किसी भी तरह की चुनौती दे सके। अब हम 3 राज्यों के चुनाव अगर देखते हैं, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हुए, 65 सीटें लोकसभा की हैं, उसमें 61 सीटें जो है बीजेपी के पास है। मुझे लगता है कांग्रेस का जो अपना संगठन है काफी कमजोर हो चुका है, उसको जरूरत है अपने साथियों की। शायद इसीलिए जो ये गठबंधन बन रहा है विपक्ष का, वो गठबंधन इसीलिए बन रहा है, लेकिन उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ज्यादातर जो गठबंधन के जो दल हैं उनमें एक सक्सेशन चल रहा है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन जो है आगे आ रही है। वो सक्सेशन किस तरह से अपनी लेगेसी को संभाल पाएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा डाउट्स हैं। बिल्कुल।